चैप्टर 97। उनमें से कुछ लोग उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे ताकि फैमिली हेरिटेंस उन्हें मिल जाए, क्योंकि राघव सबसे बड़ा था और उनके खानदान की ट्रेडिशन के अनुसार परिवार का नया मुखिया आगे जाकर राघव बनेगा। लेकिन उन लोगों को लगता था कि उससे बेहतर इस पद के लिए राघव का स्टेप ब्रदर है। केवल 20 साल की उम्र में उसके स्टेप ब्रदर आर्यमन ने बिजनेस वर्ल्ड में काफी नाम काम लिया था। सब लोग आज के जश्न में अपने अपने एजेंडा लेकर आए थे। हालांकि राघव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए सबको देख रहा था। डिनर पूरा होने के बाद दादाजी रेस्ट करने के लिए वहां से अपने तुम की ओर चले गए। राघव उन्हें छोड़ने के लिए उनके कमरे तक गया। दादाजी के नजदीक जाने का अधिकार केवल राघव को मिला था। जैसे ही दोनों कमरे के पास पहुंचे, दादाजी ने राघव को रोककर कहा, राघव आओ बैठो, कुछ देर बात करते हैं। राघव बैठ गया। दादाजी ने ध्यान से देखते हुए राघव से कहा, राघव तुम्हें याद है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम 30 साल बाद वापस आ जाओगे। क्या तुम अब उसे प्रॉमिस को निभाना चाहते हो? जिसे सुनकर राघव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल। फैमिली में उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भी वह दादाजी का एहसानमंद था, क्योंकि उन्होंने 15 साल की उम्र में ही उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी दी थी। वरना आज वह कितना आज़ाद है वह उतना नहीं होता। दादाजी राघव की बात सुनकर संतुष्ट हो गए और बोले, वो लड़की, मैंने उसे गौर से देखा है, बहुत अच्छी है। क्या तुम उसके लिए सीरियस हो या फिर सिर्फ यह एक खेल है? दादाजी की यह बात सुनकर राघव ने अपनी मुट्ठी का कस ली और कहा, दादी जी, हमने अभी अभी अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया है। फ्यूचर का मैं कह नहीं सकता। दादाजी उसकी मन में चली रही उलझन को समझ रहे थे, क्योंकि ये राघव का पहली बार था। वो उसकी लाइफ में अभी कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। दोनों ने कुछ देर बात की और राघव वहां से चला आया। जब वो नीचे आया तो देखा सब लोग आपस में ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। राघव को उन सब से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बाहर चल गया। गार्डन में आकर उसने एक सिगरेट निकाली और अपना फ़ोन चेक किया। उसने उसे मैसेज करना चाहा, तभी एक पंख आकर उसके चेहरे पर गिर गया और उसे ऐसा एहसास हुआ, कोई है जो अब उसकी परवाह करता है, कोई है जो अब उसके लिए इंतजार करता है। अचानक उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। वो सिया को नए साल का जश्न मनाते हुए देखना चाहता था। उसे किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बिना किसी हिचक की चाहत के मुंडा और स्टेट के मेन गेट की ओर चल दिया। जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया, इतनी लेट कहाँ जा रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राघव ने पलट कर देखा। कुछ ही दूरी पर धुंधली रोशनी में उनके पिता अधिराज सिंह रावत खड़े थे। वे एक दूसरे से आंखें मिलाते रहे और काफी देर तक एक दूसरे से बात नहीं की। आखिरकार अधिराज ने कहा, कल बहुत बड़ा दिन है, इधर उधर मत निकल जाना। राघव ने हल्की सी ठंडी हंसी। आपका एक और बेटा है ना? दूसरी ओर आरव ने सिया को देखा, जो खिड़की से बाहर आसमान में हो रहे फायरवर्क को देख रही थी। तभी आरव ने कहा, सिया, मिस्टर शेखावत कब आ रहे हैं? न मैंने सुना है नए साल के जश्न की वजह से सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। मुझे नहीं पता, सिया ने कहा, क्योंकि राघव के जाने से पहले सिया ने उससे वहां अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन रुकने के लिए और वक्त बिताने के लिए कहा था। अब उसे नहीं पता था कि राघव अभी वापस आ जाएगा या रुक कर आएगा, क्योंकि राघव ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर सिया बता सकती थी कि उसके और उसके परिवार के बीच में काफ़ी दूरियां हैं। वह दोनों काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन इस दौरान राघव ने एक भी बार अपनी फैमिली का जिक्र नहीं किया, केवल अपनी माँ को छोड़कर। ये सोचकर सिया ने अपना फ़ोन फिर से अनलॉक कर दिया। जब से उसने आखिरी बार उसे मैसेज भेजा था, तब से 2 घंटे बीत चुके थे। अभी भी कोई जवाब नहीं। आज रात दादी अच्छे मूड में थीं। सिया ने उसे जल्दी रेस्ट के लिए भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे इतना खुश देखकर उसने उसके पास रहने का फैसला किया। जल्द ही लगभग आधी रात हो गई। शॉल पहनकर सिया और आरव दादी को आतिशबाजी करने के लिए नीचे ले जाने के लिए तैयार हो गए। सिया को आतिशबाजी बहुत पसंद थी। उसे याद था जब वो बहुत छोटी थी तब दादी ने एक बार उसके लिए खरीदी थी। तब कुछ बच्चों को फुलझड़ी जलते देख उसको भी इच्छा हुई, तो उसने अपने पिता मोहन से इसके लिए कहा,
तब मोहन ने उसके गल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मेरे पास पटाखों के लिए पैसे हैं, जबकि मैं जुआ खेलने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। इससे पहले कि वह उसे फिर से मार पाता दादी ने आ गई। फिर वह उसे एक छोटा सा फुलझड़ी का पैकेट खरीदने के लिए मीलों पैदल चली। तब सिया इतनी खुश थी कि वह अपने चेहरे पर दिख रहे दर्द को भूल गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने पूछना बंद कर दिया। आतिशबाजी का उन जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि जब सिया की दादी ने उन्हें खरीदने को कहा, तो उसने हमेशा ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे उनकी परवाह नहीं है। तभी उनकी नज़र बाहर होती हुई आतिशबाजी की ओर चली गई। उसे पल न जाने क्यों सिया को भी राघव को देखने तेज इच्छा हो रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, पास से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वह शॉक हो गई। उसने उसे दूर खड़ा देखा। उस पल उसकी सांस अटक गई। वो बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ी। राघव, आप यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, उसने सादगी से कहा। इसलिए मैं वापस आ गया। वह कुछ देर से वहीं खड़ा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे बाहर आएंगे। उनकी मुस्कुराहटें, उनकी हंसी देखकर उसे एहसास हुआ कि असली सेलिब्रेशन ऐसे होता है। सिया के पास बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, घड़ी ने आधी रात बजा दी। उस पर उसने महसूस किया कि राघव अचानक उसके करीब आ गया है। उसकी आवाज़ उसके कान के पास आकर धीमे से बोला, हैप्पी न्यू ईयर सिया। और उसे एक साइड खींचकर दीवार से लगा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके होंठों को अपने होंठों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें धीमी हुई तो उसने उसके होठों को छोड़ गर्दन पर किसे करना शुरू कर दिया और दिन से उसके कान में कहा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है दूर हटने का, फिर मत कहना मैं जानवर बन गया था। पर सिया ने कुछ नहीं कहा और उससे चिपकी रही, जिसे देख राघव ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो चाहे तुम बाद में कितना भी रो, मैं नहीं रुकूंगा। पर न जाने क्यों सिया आज उसे रोकना नहीं चाहती थी। इस पल बिना एक शब्द कहे उसने उसे अपना उत्तर दे दिया। वो अपने पंजों पर खड़ी हो गई और राघव के गले पर बाइट कर लिया। श राघव के मुंह से आवाज निकली। इसी पल उसने अपना कंट्रोल खुद से खो दिया और अगले ही पल उसने उसे गोद में उठा लिया और सीधे बेडरूम में ले गया। अपनी धमकियों के बावजूद राघव सावधान था। हालांकि उसके माथे से पसीना टपक रहा था, फिर भी उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने उसकी परमिशन का इंतजार किया और काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, जब तक कि सिया ने उसे पलके झुककर परमिशन नहीं दे दी। राघव ने झूठ नहीं बोला। उसने उससे कहा था, चाहे वह कितना भी रोए, वह नहीं रुकेगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। पहले तो सिया ने उस पर विश्वास कर लिया था, लेकिन आगे जो हुआ उसके बाद सिया उसे कोसने लगी, क्योंकि राघव झूठा था। वो भेड़ की खाल में भेड़िया। भेड़िए सिर्फ काटते नहीं, बल्कि खा जाते हैं। उसको बड़बड़ाता सुनकर राघव केवल हंसा। उसकी आंखें संतुष्टि से गहरी हो गईं, क्योंकि उसने सिया को पूरा निगल लिया था। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में चले गए। अगले दिन सिया का फ़ोन रिंग किया। उसने नींद में ही फ़ोन उठाया। सामने आरव था। आरव की आवाज़ सुनकर सिया घबरा गई और कुछ बोली। उसकी आवाज़ चिल्ला चिल्ला कर खराब हो गई थी। तभी सामने से आरव ने घबराकर पूछा, सिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? ये सुनकर वो घबराते हुए बोली, वो बाहर थोड़ी ठंड थी ने इसलिए। इस पर आरव शांत हो गया और बोला, वो मैं ये कह रहा था कि दोपहर हो गई और तुम और मिस्टर शेखावत अभी तक आए नहीं हो। सब ठीक तो है ना? हम लॉन्च के लिए वेट कर रहे हैं। दोपहर का नाम सुनकर सिया घड़ी की ओर देखने लगी, जो 12 बजा रही थी। फिर उसने खुद से कहा, दोपहर हो गई और मैं अब तक सोई हुई हूँ। तभी उसे आरव से कहा, नहीं, मुझे सिरदर्द है, मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी। तब आरव ने पूछा, और मिस्टर शेखावत? वह भी नहीं आएगा? वह तो पहले ही जा चुका है। उद्धरण चिन्ह बोलते बोलते वह उठकर बैठ गई। तभी उसके पैरों में तेज दर्द उठा। उसने एक शांत हौंफते हुए कहा। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर आरव फिर एक बार घबरा गया और बोला, सिया क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं अब फ़ोन रख रही हूँ।
सिया ने कहा और फ़ोन बंद करके सीधे बैठ गई और बोली, आगे से मैं उसे अपने पास भी नहीं आने दूंगी। ये कहकर वो जैसे तैसे उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर बाहर निकली तो उसे डाइनिंग टेबल पर एक नोट मिला, ब्रेकफास्ट किचन में रखा है, कर लेना। राघव ने उसके लिए बटर ब्रेड चीज़ सैंडविच बनाया था। ये देखकर वो खुद से बोली, उसने कब बनाया? फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और जिसमें राघव अपनी उसे कई मैसेज भेजे हुए थे, जिनमें उसके जाने का समय, एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय और फ्लाइट लैंड करने का समय सब डिटेल थी। और एक आखिरी मैसेज जिसमें लिखा था, जब उठ जाओ तो ब्रेकफास्ट कर लेना। हालांकि सिया ने उन मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। दूसरी ओर रावत एस्टेट का सेलिब्रेशन अभी अभी खत्म हुआ था। सभी लंच के लिए फिर एक बार इकट्ठे हुए थे। तभी एक लेडी जो राघव की आंटी थी बोली, राघव तुम कल रात एस्टेट में नहीं थे, मैंने तुम्हें सुबह आते हुए देखा था। जैसे ही आंटी ने यह बात कही वहां शांति फैल गई और सबकी निगाहें राघव की ओर मुड़ गई। रावत स्टेट में एक नियम था, न्यू ईयर से पहले और अगले दिन तक सबको वहीं रुकना होता था और यह नियम सबको फॉलो करना होता था। ये सिर्फ रोल नहीं था बल्कि रावत फैमिली का ट्रेडिशन था और ट्रेडिशन को तोड़ने का मतलब पनिशमेंट थी। पर राघव अलग था। राघव के बिना हिचकिचाए कहा, आपने सही कहा, मैं सुबह ही आया हूँ। उसकी आवाज़ शांत और बेफिक्र थी। एक पल के लिए सभी एक्साइटेड हो गए। अब हर कोई दादाजी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। कुछ लोग तो दादाजी के इसे डांटने का इंतजार कर रहे थे, पर दादाजी ने उसे देख अब भारी और कहा, राघव अब तुम 30 वर्ष के हो चुके हो, अब तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। दादी जी की इतना कहने पर सबकी नज़रें छुप गई और सबकी नज़रों में एक ही भावना करने लगी, जलन की। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्यों दादाजी हमेशा राघव के साथ अलग व्यवहार करते थे, जबकि स्टेट के नियम बाकी सबको मानने होते थे, पर राघव जो चाहे वह कर सकता था। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।